एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है। देखिए, कल की क्लास किसी ने यदि नहीं ली है तो वैसे मैंने रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दी थी। देखिए, आ जाइए, हम कहाँ पे थे? हम डेफिनेशन क्लॉज में थे इसकी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड आई होप जिसने भी कल की क्लास ली होगी या रिकॉर्डेड देख ली होगी तो उसको समझ में आ गई होगी क्या डेफिनेशन है प्रपोजल की। इंपॉर्टेंट शब्द मैंने आपको बता ही दिया था, सिग्निफाइज। ठीक है। पंडित में बाद में पोपट। ठीक है। प्रपोजल के बाद में प्रॉमिस, सिग्निफाइज असेंट। फिर प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। जो प्रॉमिस करता है वो प्रोमिसर, एंड जो प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहा जाएगा? प्रोमिसी। फिर कंसिडरेशन, मैंने कंसिडरेशन के लिए आपको क्या बताया था? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। क्या बताया था? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन, तीनों के बारे में बताया था। हैज डन और abstain from doing something, does और abstains from doing something, और promise to do और abstains from doing something, इसे क्या कहा जाता है? इसे कंसिडरेशन कहा जाता है। फिर हम आए थे अग्रीमेंट पे। तो हमने बहुत लंबा चौड़ा कॉन्वर्सेशन किया था। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट। ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल में मैं आज डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि कल ऑलरेडी हम इस पे मतलब इस शब्द पे 10 से 15 मिनट दे चुके थे कि अग्रीमेंट एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। तो आपने एक चीज देखी कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी एग्रीमेंट के अंदर आता है। ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनते हैं, जैसे कि प्रोमिसेस, प्रोमिसेस विच फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो इसे क्या कहा जाता है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहा जाता है। नीचे के चार शब्द रहते हैं, आपको शब्द दिखेंगे। ठीक है। इसके बाद में अपने पास में आएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या आएगा अपने पास में? अग्रीमेंट। कौन सा अग्रीमेंट? एक अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है उसे कहा जाता है वॉइड अग्रीमेंट। फिर एक ऐसा लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है उसे क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक ऐसा एग्रीमेंट जो एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एनफोर्सेबल बाय लॉ है उसे क्या कहा जाता है? वॉइड अग्रीमेंट। और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट बना और बाद में क्या हुआ? सीज टू बी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैम आपने एक साथ चारों लाइनें एक साथ बोल दी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीरियल नंबर पहले आना है? कि वॉइड एग्रीमेंट पहले आएगा, कि कॉन्ट्रैक्ट पहले आएगा, कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पहले आएगा, कि या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले आएगा? तो इसका एक ट्रिक देखिए, समझते हैं ट्रिक। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज हुई ही नहीं है, खराब हुई है, सबसे पहले कोई चीज होगी, होगी ही नहीं, या हुई है तो बिल्कुल खराब हुई है, तो वही पहली स्टेज हो सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट तो बनने की दूर की बात है, चीजें बिल्कुल खराब हो चुकी है। कोई स्टेज, जैसे कोई रिलेशन बनने की बात है, पहले ही लड़ाई हो गई, पहले ही लड़ाई होगी, तो सबसे पहला आपको दिखेगा वॉइड अग्रीमेंट, कि अग्रीमेंट बना लेकिन पूरा खराब, तो सबसे पहले आपको दिखेगा वॉइड अग्रीमेंट। अब देखिए, वॉइड एग्रीमेंट अपन पहले याद कर लेते हैं कि कैसे हमने सीरियल नंबर याद किया। सबसे पहले आपको दिखेगा कुछ चीज बनी लेकिन बिल्कुल खराब बनी है। दूसरा, दूसरी क्या चीज याद करोगे? कैसे याद करोगे दूसरी चीज? कि चीजें बन तो गई, समझिए, चीजें बन तो गई हैं और अच्छी बनी है। ठीक है, चीजें बनी है और अच्छी बनी है, तो दूसरी चीज आप याद करोगे कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, पहले वाले में अग्रीमेंट बना तो है लेकिन बिल्कुल खराब बना है, सबसे पहली स्टेज यही हो सकती है। सेकंड स्टेज क्या हो सकती है? एग्रीमेंट बना भी है और अच्छा भी बना है, रिलेशन आए हुआ भी है और बिल्कुल अच्छा रिलेशन चल रहा है। दूसरी बात। ठीक है। तीसरी बात, तीसरी बात क्या हो सकती है? समझिए कि मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की। ठीक है। अब ये लड़की चाहती नहीं है कि ये रिलेशन आगे कंटिन्यू हो। ठीक है। अब ये लड़की चाह भी रही है और ये लड़की चाह भी नहीं रही, मतलब समझिए मेरी बात को, कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो है, हुआ तो है, लेकिन समझ में नहीं, मतलब जबरदस्ती की चीज है। अब लड़की को रहना भी, हाँ भी कर रही है और ना भी कर रही है, तो ये तीसरी बात होती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये जो रिलेशन कंटिन्यू होगा ये इसकी इच्छा पर आधारित है,
एक पार्टी की इच्छा पर आधारित है, तो ये है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान से सब चीजें सुनिएगा कि मान लीजिए इन लोगों के बीच में शादी भी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही चल रहा है, और बीच में क्या हो गया, बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि डाइवोर्स हो गया। ठीक है, यदि हम ऐसे रिलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये चार आपको सीरियल नंबर से डाइवोर्स हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना तो था, बिल्कुल अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में सीजेस टू बी एनफोर्सेबल हो गया, वो शादी अब सीजेस टू बी एनफोर्सेबल हो गई, तो इसे क्या कहा जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बिल्कुल आपको सीरियल नंबर से कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए सबसे पहले रिलेशन बना ही नहीं, मतलब दोनों के बीच में, दोनों को घर वालों ने मिलाया तो था, लेकिन दोनों के बीच में बात बनी नहीं, तो सबसे पहले वॉइड अग्रीमेंट, आपको सबसे पहले चीजें दिखेगी, वॉइड अग्रीमेंट, कुछ हुआ ही नहीं, फालतू की बातें, वॉइड अग्रीमेंट। सेकंड की सेकंड चीज क्या हुई, शादी हो गई उन लोगों की, तो इसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब चीजें बिल्कुल एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तीसरी चीज, जबरदस्ती करा दी गई, मतलब एक पार्टी की इच्छा पर वो चीजें कंटिन्यू हो भी सकती है और कंटिन्यू नहीं भी हो सकती, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट में, चीजें सब सही चल रही थी, लेकिन बीच में क्या हुई, बीच में उनके बीच में ऐसी लड़ाई हुई कि अब डाइवोर्स होने की सिचुएशन आ गई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सही चल रहा था अब, लेकिन सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसे क्या कहेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक बार हैंड रेस कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि पहले जी है कि एच है कि फिर आई है कि फिर जे, कुछ भी नहीं है, सब स्टेज वाइज चल रहा है। आपको ये डेफिनेशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्टेज वाइज चल रही है। जी का मतलब वॉइड एग्रीमेंट है, एच का मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, आई का मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और जे का मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, ये बाद में बताऊंगा, चलिए। आता है वॉइड अग्रीमेंट। मैंने आपको क्या कहा, ऐसा अग्रीमेंट हुआ जो कुछ काम का नहीं है, तो वॉइड अग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, अग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या बोला मैंने, एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हुई। अग्रीमेंट, ऐसा अग्रीमेंट हुआ जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है, तो एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। दूसरा मैंने आपको क्या बोला, दूसरी, शादी वादी हो गई उन लोगों की, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, वैसे ऑल द एग्रीमेंट्स विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, उसे क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी, जबरदस्ती शादी कर दी, एक लड़की परेशान हो रही है, लड़का परेशान हो रहा है, जबरदस्ती, अब वो चाह भी रहा है और नहीं भी चाह रहा है कि मैं कंटिन्यू करूं या कंटिन्यू नहीं करूं, तो ये था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ध्यान से सुनिएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एनफोर्सिएबल है, लेकिन एक पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सिएबल है। दोनों पार्टी, मतलब एक व्यक्ति बोलेगा कि मुझे कंटिन्यू करना है, तो एनफोर्सिएबल है, और उसने मना कर दिया तो वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, विच इज, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सिएबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। और लास्ट वन क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देख, अब देख, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे क्या लिखा था, वॉइड अग्रीमेंट, कि ऐसा अग्रीमेंट जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, अग्रीमेंट जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। आप ये शब्द को ध्यान रखोगे तो पूरा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1 से लेकर 75 बहुत अच्छे से चलेगा। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कभी बना ही नहीं, एनफोर्सेबल बाय लॉ हुआ ही नहीं, यहाँ पे शब्द लिखा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये कभी ना कभी तो जिंदगी में ये कॉन्ट्रैक्ट बना था, कभी ना कभी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट बना था, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब ये सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ हो चुका है। तो देखिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट विच कॉन्ट्रैक्ट्स विच सीजेस टू बी, मतलब पहले तो चल रहा था, बहुत अच्छे से शानदार तरीके से चल रहा था, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया, वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, की यहाँ अग्रीमेंट क्यों लिखा है और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखा है, एक बार इसके लिए हैंड रेस करिए कि ये तो कभी जिंदगी में बना ही नहीं, और ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में क्या हो गया, सीज हो गया। जैसे इलस्ट्रेशन समझिए
कि जैसे मैंने और मान लीजिए अर्चित है, पारुल, अर्चित, हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 200 पॉलिथिन 200 केजी पॉलिथिन अर्चित पारुल को देगा। ठीक है, और तारीख थी 1 जनवरी 2025। तो मतलब हम दोनों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है। इसमें क्या गलत है? लीगली एनफोर्सिएबल है आराम से कि यदि मैं नहीं दूंगी तो मतलब अर्चित यदि नहीं देगा पॉलिथीन तो मैं इस पे केस लगा सकती हूँ, मैं पैसे नहीं दूंगी तो अर्चित केस लगा सकती। बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्या हुआ। 31 दिसंबर 2024 को गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया, पॉलिथीन बैन। क्या अब इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जा सकता है? तो जी नहीं। तो समझिए ये है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कि पहले कॉन्ट्रैक्ट बना था लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आई, मान लीजिए कि अर्चित भारत का है, मैं पाकिस्तान की। ठीक है, अर्चित भारत का है, मैं पाकिस्तान की हूँ। और क्या हुआ, मतलब देश ने, जो हमारा देश है या इन जो भी भारत देश है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने युद्ध घोषित कर दिया। क्या होगा? अब नहीं हो सकता इनफोर्स। तो हम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना तो था लेकिन अब सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया, तो ये होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें किसी भी तरीके से कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है, कि जिंदगी में वो कभी एनफोर्स हो ही नहीं सकता। और वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेकंड स्टेज है, कि भाई पहली स्टेज पे तो एनफोर्स हो सकता था लेकिन अब उसकी ऐसी स्थिति आ गई है कि वो एनफोर्स नहीं हो सकता है। तो आ जाइए देखते हैं, डेफिनेशन क्लॉज चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब इसमें कुछ आपको, मुझे नहीं लगता डाउट होगा। एन अग्रीमेंट विच इज नॉट enforceable by law is said to be void agreement। एक ऐसा एग्रीमेंट जो enforceable by law हो ही नहीं सका, इसे कहते हैं void agreement। एन एग्रीमेंट विच इज enforceable by law is contract, और कल मैंने रटवा दिया था 2H, इसको भूलना नहीं है, 2 का H कॉन्ट्रैक्ट है। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की शादी तो हुई है लेकिन जबरदस्ती करा दी, तो एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कि ऐसा एग्रीमेंट जो केवल एनफोर्सिएबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी लेकिन नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, इसे क्या कहा जाता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और द लास्ट वन, अ कॉन्ट्रैक्ट। नाम देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे तीनों शब्द क्या देख रहे थे आप? एन अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट एंड एन अग्रीमेंट। और यहाँ पे आप शब्द देख रहे हो अ कॉन्ट्रैक्ट, की मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। कब वॉइड हो जाता है भाई? जब युद्ध की घोषणा की तब वॉइड हुआ ना। तो बिकम्स वॉइड when it ceases to be enforceable by law, इसे क्या कहा जाता है? void contract कहा जाता है। मैं मानती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी में देख लेते हैं कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस विफरेंस लिख रखे होंगे तो। ठीक है, नहीं लिख रखे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने नोट्स में कहीं डाल रखे होंगे, बोल रखी है। ये सब चीजें हम कंप्लीट कर चुके थे कल की क्लास में, ये सब हमने पढ़ लिया, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस पढ़ लिया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं वॉइड अग्रीमेंट की और इलीगल अग्रीमेंट की। ठीक है, वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल अग्रीमेंट, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन आता है, ये मेंस का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल अग्रीमेंट। तो सुनिए, बात सुनिए ध्यान से, कि हर वॉइड अग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। क्या बोला मैंने? कि हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते लेकिन हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। या आपके पास में यही क्वेश्चन आएगा, मीन्स में क्वेश्चन आया कि बताइए, एक्सप्लेन करिए कि एवरी वॉइड अग्रीमेंट इज नॉट इलीगल बट एवरी इलीगल अग्रीमेंट इज वॉइड। कैसे? समझिए। जैसे अभी हम 1 घंटे पहले हम एक क्लास ले रहे थे, 15-20 मिनट पहले, तो उसके अंदर आपके सामने एक आती है लेट पेटेंट एम्बिग्विटी। पेटेंट एम्बिग्विटी
उसका मतलब जैसे मैंने कहा कि मैं इस हॉर्स को मोहन को 1 लाख या या मैंने कहा कि मैं इस हॉर्स को मोहन को 1 लाख या 1.5 लाख में बेचूंगी, 1,50,000 रुपीज में बेचूंगी। या तो मैं इस घोड़े को 1 लाख में बेचूंगी, मतलब हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं और मोहन, कि मैं तुझे ये घोड़ा 1 लाख रुपए में या 1.5 लाख रुपए में सोल्ड आउट करूंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ये कौन सा एग्रीमेंट है? ये वॉइड एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट है? वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि ये क्या क्या एग्रीमेंट? अनसर्टेनिटी इस एग्रीमेंट में। तो या तो आपने कहा 1 लाख या आपने कहा 1.5 लाख, तो इसका तो कुछ आंसर है ही नहीं। ये कौन सा एग्रीमेंट है? वॉइड एग्रीमेंट है। कोई मुझे बताएगा क्या ये इलीगल एग्रीमेंट है? एरम, क्या ये इलीगल एग्रीमेंट है? मैंने जस्ट यही तो बोला, 1 लाख में बेचूंगी, 1.5 लाख में बेचूंगी। क्या ये नो इलीगल मैम। एग्रीमेंट? तो समझ में आया कि हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट नहीं होते। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल, वॉइड एग्रीमेंट। मैंने कहा कि जी मैं बोल रही हूँ मोहन को कि मैं मोहन तेरे लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मिला सकती हूँ। सीधी चलाती रहूंगी, मिलाती रहूंगी, सीधी। लेकिन कभी आप लोगों को लगता है ये लाइन मिलेगी? एक्सेप्शनली वो जो अपन मीम्स वगैरह देखते हैं उसमें मिल जाएगी। लेकिन क्या ये लाइन कभी मिल सकती है? ये समानांतर लाइन है, कभी मिलेगी क्या ये लाइनें? ये कभी नहीं मिलेगी। एंड तक खींचते जाओ, ये लाइनें दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट। कौन सा अग्रीमेंट है? वॉइड अग्रीमेंट। लेकिन मैंने यही तो अग्रीमेंट किया है। कॉन्ट्रैक्ट शब्द नहीं बोल रही हूँ, देखो ध्यान से सुनना। मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट शब्द नहीं बोला, अभी तक ये जस्ट एग्रीमेंट ही है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इसलिए मैंने शब्द नहीं बोला कॉन्ट्रैक्ट। ये अग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट। क्या दो लाइन खींचना इलीगल है क्या? तो नहीं है इलीगल। तो मैंने कहा कि हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होता है, इलीगल नहीं होता है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि तुम एक काम करना, तुम मुझे गांजा देना। ठीक है, तुम मुझे गांजा देना और मैं तुम्हें लाइक और भी कुछ शराब वराब दूंगी। मतलब इन कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों अग्रीमेंट कर रहे हैं अगेन। वॉइड, हम दोनों एग्रीमेंट कर रहे हैं कि तुम मुझे गांजा देना, मैं तुम्हें शराब दूंगी, बार्टर करते हैं। तो ये क्या है? इलीगल एग्रीमेंट। कौन से एग्रीमेंट है? इलीगल एग्रीमेंट। और हर इलीगल एग्रीमेंट ये कौन से हैं? ये वॉइड है। तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ये लाइन समझ में आ गया? आप मेंस में लिख कर आ सकते हो ना कि हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते, लेकिन हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। तो मतलब हर वॉइड एग्रीमेंट की पनिशेबल नहीं है, पनिशमेंट नहीं, हर वॉइड एग्रीमेंट पनिशेबल नहीं है, लेकिन हर इलीगल एग्रीमेंट पनिशेबल होगा। देखिए यही डिफरेंस आपको दिख जाएगा। देखिए, void agreement is of various kind, out of which one manner which is against the law is called illegal agreement. Void agreement, illegal agreement. Void agreement not punishable, but illegal agreement could be punishable. और ये इसके वॉइड एग्रीमेंट के कनेक्टेड एग्रीमेंट क्या हो सकते हैं? वैलिड हो सकते हैं। जो वॉइड एग्रीमेंट है, जैसे मैंने कहा कि मैं ये दो लाइन मिलाऊंगी, ठीक है, और तुम एक काम करना, मुझे 1,000 रुपए दे देना, ऐसा कुछ करके। मतलब जो पड़ोस वाले एग्रीमेंट है, जो कनेक्टेड एग्रीमेंट है, वो क्या हो सकते हैं? वैलिड हो सकते हैं। लेकिन जो इलीगल एग्रीमेंट के कोलाटरल एग्रीमेंट होते हैं वो भी वॉइड होते हैं। ये वाइडर है, ये बहुत ज्यादा है। वॉइड एग्रीमेंट का क्षेत्र जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट का जो एरिया है वो नैरोअर है। और void agreement is not illegal, but all illegal agreements are void। मैं मानती हूँ डेफिनेशन क्लॉज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप माइंड कॉल करके पूछ सकते हैं। और आपको मैं 5 मिनट का, चलो ठीक है 5 मिनट, वो तो आपने पढ़ लिया, ठीक है पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन समझ में आ गया होगा। विलिंगनेस आपको एक शब्द याद रखना है, डिजायर्स आपको शब्द याद रखना है डेफिनेशन क्लॉज में, और एनफोर्सेबल बाय लॉ, नॉन एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखें। अब आते हैं बहुत भयंकर वाले चैप्टर पे। इस चैप्टर को क्या कहा जाता है? बहुत भयंकर। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जो चैप्टर 1 है, इसको स्टार्ट करने से पहले छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कुछ एसेंशियल्स होने चाहिए। मतलब आपका लीगल इंटेंशन होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? लीगल इंटेंशन होना चाहिए, सोशल इंटेंशन नहीं होना चाहिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? लीगली होना चाहिए। तो आ जाइए, क्या क्या लिखा हुआ है नोट्स में। बहुत ऐसे वाइड से अच्छे से नोट्स हैं, इसको देखिए। ये वेदर इंटेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन है कि क्या
कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंटेंशन रिक्वायर्ड है। तो इन इंडियन लॉ इन द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल इंटेंशन वर्ड इज नॉट यूज्ड। आपने कभी देखा इंटेंशन वर्ड यूज किया गया? क्या किया ही नहीं गया। क्या किया गया? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस। क्या किया गया? विलिंगनेस। तो इन इंडियन लॉ इन डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल इंटेंशन वर्ड is not used, but the word willingness is used. So we have to see English law. In English law, contract is of two types. English law में किस टाइप के होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं फैमिली, सोशल और मोरल कॉन्ट्रैक्ट्स, और एक होते हैं कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। तो व्यक्ति कभी भी जब फैमिली कांटेक्ट करता है, मैं बोलती हूँ कि यार मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे है ना तुम्हारे यहाँ घर रात को खाना खाने आऊंगी, ऐसा कुछ मैं बात कर लेती हूँ, एग्रीमेंट कर लेती हूँ आपसे। तो नहीं आई तो ऐसा थोड़ी कि जाकर आप कोर्ट में केस लगा दोगे। तो यहाँ पे हम दोनों का लीगल इंटेंशन नहीं था। लीगल इंटेंशन नहीं था। ठीक है। और जैसे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, किस कौन से कॉन्ट्रैक्ट? कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने बोला कि तुम मुझे 200 किलो गेहूं भेजोगे, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी, तो हमारा साफ साफ दिख रहा है ना, कम इंटेंशन है, वर्ड इंटेंशन की। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन मैटर करता है, लेकिन सोशल, फैमिली और मोरल कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटेंशन मैटर नहीं करता है। तो इट इज कंसीडर्ड दैट पर्सन डू नॉट हैव इंटेंशन टू डू कॉन्ट्रैक्ट। यदि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फैमिली, सोशल, मोरल कॉन्ट्रैक्ट, इनके अंदर इंटेंशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन नहीं है। और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसमें व्यक्ति का इंटेंशन हमेशा होता है, लीगल इंटेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का। देखिए, रॉज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस जे आर क्रम्पटन, कमर्शियल मैटर आर ऑफ सीरियस नेचर, सो देयर इज इंटेंशन। ठीक है। और देखते हैं। अब देखिए, अब बनवारी देखिए, समझिए हमने क्या कहा कि भारत में विलिंगनेस शब्द यूज किया गया है, इंटेंशन शब्द यूज नहीं किया गया है। इंटेंशन शब्द के लिए हमें इंग्लिश लॉ देखना पड़ेगा। इंग्लिश लॉ में दो चीजों में इन्होंने बांट दिया, एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने कहा कि इंटेंशन नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन नहीं होता है। लेकिन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंटेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का, क्योंकि सीरियस नेचर के। अब आपको केस बिल्कुल रट लेना है, बहुत बहुत अच्छे से रट लेना है। इसके दो चार केस हैं, वेलफोर वर्सेस वेलफोर, बनवारी लाल वर्सेस सुख दर्शन दयाल, ये याद करना है आपको केस, इसको भूलना नहीं है। कि जो इंग्लिश लॉ लिखा है ना ऊपर, इसको इस केस के तहत भारत में रिकग्नाइज्ड कर लिया गया था। तो देखिए, इंडियन लॉ बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल, where the above English law are now recognized in India. Wherever question of intention in India, then it shall be subjectively dealt. Means according to the facts and circumstances. ठीक है। अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, तो जनरल रूल क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का? क्या होता है जनरल रूल? कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जैसे मैंने किया, मैंने और इरम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हम दोनों कस्टमाइज्ड करेंगे कि यार ऐसी ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी कंडीशन डालेंगे। इरम बोलेगी ऐसी कंडीशन डालो, आप है ना 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देना, 20 दिन के अंदर पेमेंट कर देना। लेकिन आप लोग देखते होंगे हल्दीराम और एयर जो कंपनीज होती हैं, और कौन कौन सी, लाइक कभी आपने कान्हा सुना हो, ड्राई क्लीनिंग कंपनी होती है बड़ी बड़ी, रेलवे कंपनीज। तो कहने को ये भी तो हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसे? ये क्या बार बार हमारे साथ में, क्या हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करके हम दोनों सिग्नेचर करते हैं एक दूसरे के? तो ये नहीं करते। ये क्या करते हैं? अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हैं। आपके सामने में इसमें क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट इज द जनरल रूल? द जनरल रूल इज दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कस्टमाइज्ड। लेकिन जो बिग फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या कर लेती है? पहले ही अपने जो भी बिल्स होते हैं उनके पीछे प्रिंट कर देती है। आप लोग नायका से करते हो, तो नायका से आप लोगों ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? उन लोगों की टर्म्स एंड कंडीशन बिल्स पे ऑलरेडी प्रिंटेड होती है। आप मॉल्स में गए, मॉल्स में आपने वॉचेस खरीदी, तो आपके साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट कर तो रहे हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर रहे हैं। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार डन हैंड रेस करिए, ये क्वेश्चन है, ये दो तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आ जाइए पढ़ते हैं। लेकिन इसके भी आप सोचिए, इसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ऐसे तो कोई कुछ भी लिख देगा। भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख देगा? तो नहीं भाई, आपको प्रॉपर प्रॉपर एक हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी टॉर्ट की लाइबिलिटी भी बन सकती है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है,
What do you understand by standard form of contract? So the general rule is that the contract is customized between the parties according to their necessity. But nowadays, big institutions have came in existence, and it publishes rule and condition on the back side of the form in which customer has to sign. ये नहीं भी करे तो ठीक है. There are no possibility of negotiation. भाई कोई possibility नहीं negotiation की, पीछे लिख दिया उन्होंने, लिख दिया. On acceptance of whole condition, only contract come into existence, like airline tickets, parking tickets, dry cleaner receipt, बहुत सारी चीजें. अब लेकिन क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है? ऐसे तो हर व्यक्ति कुछ भी लिख देगा और बोलेगा कि एनफोर्स करो. तो जी नहीं, ये जो कंडीशंस हैं ये रीजनेबल कंडीशंस होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? रीजनेबल कंडीशंस होनी चाहिए. रूल ऑफ फंडामेंटल ब्रीच शैल अप्लाई, तो आप लोगों ने देख लेना, अभी बहुत अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे. स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की, भाई जो आपने लिखा है उसकी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की जाएगी. कैसी इंटरप्रिटेशन की जाएगी? आपने पीछे लिखा तो बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखो, आपने जो लिखा है उसकी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की जाएगी. आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अप्लाई किया जा सकता है, तो बस ये चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है. और देखते हैं. अब देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर बीकॉम के फर्स्ट ईयर में देखा था. मुझे एलएलबी का तो याद नहीं, एलएलबी के कौन से ईयर में आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन बीकॉम के फर्स्ट ईयर का मुझे याद है कि बीकॉम के फर्स्ट ईयर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आता है. और कोई केस याद नहीं हो तो ये लक्ष्य, ये इसका देख लेना पूरा प्रॉपर नाम क्या है, हो सकती है थोड़ी थोड़ी मिस्टेक. लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरी दास, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से. तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना क्या है. बात की जा रही है सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस हैं. कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल. प्रपोजल के बारे में बताई जा रही है कि प्रपोजल, सेक्शन 3 किसके बारे में बात करते हैं? प्रपोजल के बारे में, जो ऑफर दिया जा रहा है. कि ऑफर कैसे दिया जा सकता है? तो बाय एक्ट, ओमिशन, which intends to communicate or which has the effect of communication. कैसे प्रपोजल दिया जा सकता है? दो तीन, मतलब आप कुछ एक्ट कर रहे हो या आप ऐसा कुछ ओमिशन कर रहे हो जिसके द्वारा आपका इंटेंशन है कम्युनिकेट करना, या जिसका इफेक्ट है कम्युनिकेशन. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा मैं प्रपोजल देना चाह रही हूँ, क्वेश्चन है कि कैसे प्रपोजल दूंगी, मैं कैसे प्रपोजल दूंगी? तो मैं कम्युनिकेट करूंगी आपको अपने एक्ट से, अपने ओमिशन से. तो सेक्शन 3 ये बात करता है. बिल्कुल अभी धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज पढ़ेंगे. सेक्शन 3 एक सिंपल बात करता है. देखिए, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है, तीन चीजें, सॉरी मैं गलत बोल रही थी. द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड रिवोकेशन, तीनों चीजें की बात करिए ना. क्या क्या चीजें होती है? एक होती है प्रपोजल देना, एक होती है एक्सेप्टेंस देना, और एक होती है चीजों को वापस लेना. रिवोकेशन किसका भी हो सकता है? रिवोकेशन प्रपोजल का भी हो सकता है और रिवोकेशन एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है. तो तीनों चीजें. सबसे पहले कि आप यदि किसी प्रपोजल को कम्युनिकेट करना चाहते हो, किसी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना चाहते हो, या किसी रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब होता है वापस लेना, इसको कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? तो देखिए, अपने एक्ट या ओमिशन से करोगे. किससे करोगे? अपने एक्ट या ओमिशन से करोगे. अब ओमिशन कैसे? जैसे मैं और सामने लाइक इरम है, और इरम के सामने मैंने कहा कि तुमने ये चीज नहीं, तुमने यदि अपना मुंह बंद रखा या तुम कुछ नहीं बोली, तो मैं मान लूंगी कि ऐसा एग्जिस्टेंस में है. या तुमने अपना मुंह बंद रखा या तुमने कुछ नहीं बोला, तो मैं मान लूंगी कि घोड़ा साउंड माइंड का है. तो इरम चुप रही. इरम ने क्या किया? बोलने का ओमिशन किया. तो इसे भी क्या कंसीडर किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कम्युनिकेशन कंसीडर किया जाता है. तो सेक्शन 3 किसके बारे में बात करता है? कम्युनिकेशन. कि आप किसी चीज का कम्युनिकेशन कैसे करोगे, किसी प्रपोजल का कम्युनिकेशन कैसे करोगे, किसी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कैसे करोगे, या किसी रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कैसे करोगे? तो अपने एक्ट या ओमिशन से करोगे. तो देखिए, जिससे जिससे आपका इंटेंशन है, वाकई आपका इंटेंशन है कम्युनिकेट करना. तो देखिए, ये सेंट यहाँ पे खत्म होता है. देखिए, बिल्कुल तोड़ तोड़ के पढ़िए कि द कम्युनिकेशन किस किस का? प्रपोजल का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन और रिवोकेशन का कम्युनिकेशन are deemed to be made by act or omission of the party proposing, accepting और revoking. कि उस व्यक्ति के एक्ट या ओमिशन से जो व्यक्ति प्रपोज करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, रिवोक करना चाहता है, और उसका इंटेंशन है ऐसा प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन को कम्युनिकेट करना और
इफेक्ट, ऐसा कुछ इफेक्ट दे रहा है जिससे वो कम्युनिकेट हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कम्युनिकेशन माना जाएगा। तो कुल मिला के सेक्शन 3 में कुछ नहीं है, एक्ट और ओमिशन है कि आप यदि किसी चीज को कम्युनिकेट करना चाहते हो तो तीन ही चीजें होती है, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन। ये तीन चीजों को यदि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप एक्ट या ओमिशन करोगे, जिससे आपका इंटेंशन है कम्युनिकेट करना, या आपने ऐसा इफेक्ट कर दिया कि कम्युनिकेट हो गया। एक बार हैंड रेज करो। सेक्शन 3 सिंपल, एक्ट ओमिशन, खत्म। बात करते हैं सेक्शन 4। अगली बहुत ध्यान से, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि मेंस में कभी दिमाग खराब हो जाए आपके, तो पेपर बनाने वाले, तो वो ये सेक्शन बहुत अच्छे से डाल सकता है। कैसे डाल सकता है? बहुत अच्छे से कि अब तो इन स्टूडेंट्स का दिमाग खराब करना है, कैसे लिखेगा आंसर। आ जाइए, हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं। वो ये बोलेगा कि ला ये सेक्शन 4 डालते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, बच्चे को समझ में नहीं आए, कंफ्यूज हो जाए बच्चा। एक सेकंड रुकिए। देखिए क्या बोल रहा है, पहले पढ़ते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 4, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में किसका कम्युनिकेशन कंप्लीट होने बताया है? प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट होना बताया है। कैसे समझना, बिल्कुल ध्यान से, एक इलस्ट्रेशन से समझें। कि यहाँ पे मान लीजिए एक मोहन नाम का पर्सन है, इसका बच्चा खो जाता है, यही केस लॉ है। इसका बच्चा खो जाता है और ये क्या करता है, एक नोटिस निकाल देता है अखबार में या छपवा देता है सब जगह कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 5,000 रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा? 5,000 रुपए दूंगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसका नौकर या इसका जो भी हाउस हेल्प करने वाला व्यक्ति है, समझिए, इसका हाउस हेल्प करने वाला व्यक्ति जिसको इस 5,000 रुपए की ये नोटिफिकेशन या जो भी शब्द बोलेंगे इसके बारे में इसको कोई जानकारी नहीं है, इसको कोई जानकारी नहीं है, और ये बच्चा ढूंढ के ले आता है। क्या ले आता है? बच्चा ढूंढ के लेकर आ जाता है, मोहन को दे देता है, समर्पित कर देता है बच्चे को कि ले भाई तेरा बच्चा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या ये हाउस हेल्प 5,000 रुपए मांग सकता है क्या? जाके कोई भी बता दीजिए। निकिता नो मैडम, मैम। ठीक है, क्यों नहीं मांग सकता? इस सेक्शन 4 के पहले पैराग्राफ के कारण। क्या इसको कम्युनिकेशन हुआ था क्या प्रपोजल का? ये जो ऑफर है इसका कम्युनिकेशन हुआ था क्या इस हाउस हेल्प को? सबको समझ में आ गया क्या? एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीटेड, क्वेश्चन है व्हेन कंप्लीटेड, कि भाई जो मतलब जिसको देना चाह रहे हो उसने सुन तो लिया हो, उसको पता तो चल गया हो। तो देखिए अब समझ में आएगा। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे है, प्रपोजल की, मैंने क्या चाह रहा, उसने क्या कहा था कि जो व्यक्ति ढूंढ के लाएगा उसको 5,000 रुपए मिलेंगे, और सब जगह उसने नोटिस छाप दिए थे। ठीक है, लेकिन उसके नौकर ने सुना नहीं था, उसने देखा भी नहीं, उसको रास्ते में बच्चा रोता हुआ दिखा और उसके जो भी ओनर था उसको दे दिया उसने। क्वेश्चन ये है कि क्या 5,000 रुपए के लिए वह जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑफकोर्स नो। क्यों नो आएगा? तो देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, क्योंकि प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई थी, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। जिस व्यक्ति को किया जाना है उस व्यक्ति की नॉलेज में ये कम्युनिकेशन आ जाना चाहिए। सबको समझ में आया? अर्चित, एरम, निकिता मैम और जो भी हिना मैम, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ पहला पैराग्राफ प्रपोजल के कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। तो आ जाइए पहले नोट्स में कुछ देख लेते हैं, नोट्स में भी लिखा होगा कुछ ना कुछ। इसका केस का लॉ का नाम सही कर देना, ये गलत नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, कर दूंगी मैं जब भी दूंगी नोट्स। कि व्हेन प्रपोजल इज कंप्लीटेड, व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू whom इट इज गिवन। देखिए, लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, if the person did not know about the proposal at the time of doing the act, then his acceptance shall not be considered. Knowledge of proposal is a requisite condition, कि आपको प्रपोजल के बारे में पता तो होना चाहिए।
यदि आपको प्रपोजल के बारे में पता ही नहीं है, ऐसी कितनी सारी चीजें हो जाती है कि हमें पता नहीं है और बाद में पता चलता है इसकी वाइफ ने बोल दिया होगा, इसके हाउस हेल्प की वाइफ ने कि यार 5,000 रुपए निकाले थे, अब जाके तुम केस लगा दो। तुम नहीं लगा सकते, आपकी नॉलेज में तो आया ही नहीं वो प्रपोजल। ठीक है, नॉलेज ऑफ प्रपोजल इज अ प्री रिक्विजिट कंडीशन इफ एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्ट द पर्सन हैज, मतलब अब ये भी है कि यदि डूइंग, मतलब ये आपको ध्यान रखना है तो रख लीजिए कि यदि काम करते टाइम व्यक्ति भूल भी जाता है ना, तो भी उसे नॉलेज कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को प्रपोजल दिया, उसने सुना भी, लेकिन जब वो काम कर रहा है वो उस चीज को भूल जाता है, तो उसे नॉलेज कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, तो ठीक है। अब देखिए, प्रपोजल कितने टाइप के होते हैं? एक होता है जनरल ऑफर और एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, एक कौन सा होता है? कार्लिल बनाम कार, ठीक ना, एक बार नाम पढ़ लेंगे, कार्बोनिक जो भी स्मॉल एक नाम है उसका एक तो होता है जनरल ऑफर और एक होता है स्पेशल ऑफर, इसमें लिखा होगा। देख लेते हैं सेक्शन 3 जब स्टार्ट होगा। ये लिखा प्लीज का नाम, कार्बिल बनाम कार्बिलिक स्मॉल बॉल कंपनी, आपने ये पढ़ा होगा इसमें। देखिए, एक तो क्या होता है, एक होता है जनरल ऑफर और एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। साफ साफ दिख रहा है स्पेसिफिक ऑफर कि किसी एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जा रहा है या पर्सन्स को दिया जा रहा है। स्पेसिफिक ऑफर एक होता है जनरल ऑफर, आपने पब्लिक में ही दे दिया ऑफर, कैसे दे दिया? पब्लिक में ही दे दिया। तो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, बनाम मतलब बचपन से ही आदत है बनाम बोलने की, नहीं तो वर्सेस लिखना चाहिए। देखिए, इस केस में क्या हुआ था, मतलब कुछ इन्फ्लुएंजा की, ये कुछ ऐसी बीमारी थी, इसकी दवाई दी जा रही थी। क्या दी जा रही थी? दवाई दी जा रही थी। एक कंपनी है, उसने दवाई लॉन्च करी थी और उसने लिख दी थी टर्म्स एंड कंडीशन, टीवी पे लॉन्च कर दी होगी मान लो कि ये भी जो भी ये दवाई खाएगा उसको ये इन्फ्लुएंजा ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ खाएगा तो उसको ये बीमारी नहीं होगी, नहीं होगी ऐसी बीमारी। ठीक है, और एक व्यक्ति ने पूरी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल किया और तब भी उसको ये बीमारी हो गई, तो इसे क्या कहा? इसे कोर्ट ने माना जनरल ऑफर। किसको दिया जाता है? पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो आ जाइए, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं थोड़ा सा। जनरल ऑफर, it means an offer which is made to the public in general. General offer can be accepted by anyone. बिल्कुल ध्यान से पढ़िए कि जनरल ऑफर किसके द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट कर दिया जाता है। और यदि टर्म्स, इफ ऑफर फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशन विच इज गिवन इन ऑफर, देन ऑफर इज एक्सेप्टेड। ठीक है, क्या कहा था उस व्यक्ति ने? जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी कि तुम इस दवाई को इस तरीके से खाओगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, जो भी बीमारी का नाम है वैसा नहीं होगा, हैजा वैजा, हैजा करके होगी कोई बीमारी। तो उसने पूरी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल किया। इसने क्या कंसीडर किया? ऑफर को एक्सेप्टेड कंसीडर किया। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी इन जनरल ऑफर, क्योंकि ऐसे जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने टीवी में ऐड दिया था। एग्जाम्पल देखिए, क्या था? कंपनी एडवर्टाइज्ड दैट अ रिवॉर्ड ऑफ 100 रुपीज would be given to any person who would suffer from influenza after using the medicine made by the company according to the printed directions. One lady, Mrs. Carlick, purchased and used the medicine according to the printed direction of the company but suffered from influenza. He filed suit to recover the reward of 100 rupees. The court held that there was a contract as she had accepted a general offer by using the medicine in the prescribed manner. As such, she is entitled to recover the reward from the company. कार्गिल बनाम कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, 1893 का केस था। मैं मानती हूँ जनरल ऑफर समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। जनरल ऑफर, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं इसके अंदर नोट्स। ठीक है, जनरल ऑफर कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस? एग्जाम में क्वेश्चन, आप मेंस में क्वेश्चन था।
कोई समझ ही नहीं सकता होगा कि मीन्स में क्वेश्चन ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्वेश्चन आंसर इन्होंने दिया डिफरेंस। ठीक है, तो जनरल ऑफर कोई भी आपसे हमें क्वेश्चन है कि जनरल और स्पेसिफिक ऑफर में क्या डिफरेंस है, तो जनरल ऑफर जनरल पब्लिक को दिया जाता है पहला। स्पेसिफिक ऑफर किसी मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जा सकता है। दूसरा, जनरल ऑफर किसी भी व्यक्ति द्वारा एक्सेप्ट करा जा सकता है। स्पेसिफिक ऑफर केवल वही व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा जिसे वह दिया गया है। तीसरा, जनरल ऑफर में आपको एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन देने की जरूरत नहीं है। टीवी में बोला था, ठीक है, टीवी में उसने दिया तो उस लेडी ने जाके थोड़ी बोला कि मैं तुम्हारी कम्युनिकेशन एक्सेप्ट कर रही हूँ। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक ऑफर में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देना जरूरी है। तो आपके सेक्शन 4 का पहला पैराग्राफ मैं मानती हूँ कंप्लीट होगा। ये अपन और डिटेल में क्लास में परसों की क्लास में पढ़ेंगे, इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में डिफरेंस। ठीक है, तो मैं मानती हूँ हमने ऑफर के दो टाइप पढ़े, अभी और भी पढ़ेंगे, क्रॉस ऑफर क्या होते हैं, काउंटर ऑफर क्या होता है, लेकिन अभी तक के लिए आपके लिए मत सफिशिएंट है जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। सेक्शन 4 का सब सेक्शन ए, प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीटेड। कब कंप्लीट होती है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज टू whom इट इज मेड। जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया है यदि उसकी नॉलेज में आ जाती है तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, किसकी प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट मानी जाती है। अब बहुत हार्ड, सेकेंड नंबर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीटेड। मान लीजिए the communication of an acceptance is complete as against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor, as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer। देखिए, सुनिएगा, देखिए, मान लीजिए यहाँ पारुल है और यहाँ मोहन है। ठीक है, पारुल ने कहा मोहन से 200 किलो गेहूं। ठीक है, पारुल कौन है? प्रपोजर। कौन है पारुल? प्रपोजर। ठीक है, मोहन कौन है? एक्सेप्टर। 200 किलो गेहूं देने हैं भाई, ठीक है, 200 किलो गेहूं देने हैं। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि मोहन ने जैसे ही लेटर पोस्ट कर दिया कि हाँ भाई मैं तुम्हें 200 किलो गेहूं देने के लिए तैयार हूँ, कहाँ डाल दिया? जैसे वो नहीं होता रेड कलर का पोस्ट सा कुछ होता है ना, इंडियन पोस्ट ऐसा बना रहता है, आप लोगों ने पुराने जमाने में मूवीज में टीवी में देखा होगा और अभी भी दिखता है मोस्टली। तो जैसे ही मोहन ने, आप खुद ही सोचो, मोहन ने, इसने बोला 200 किलो गेहूं चाहिए, तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आराम से चल रहा है। ठीक है, तो मोहन को पता ही नहीं है, कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं मोहन को, और मोहन के पास में पता चला, मोहन के पास में जैसे ही पता चला और मोहन ने जैसे ही लेटर उस रेड डिब्बे में डाल दिया, जिस और ऐसा डाल दिया कि अब वो बाहर नहीं निकाल सकता, तो ये जो एक्सेप्टेंस है ये पारुल के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाती है। खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि जैसे, क्योंकि अब ये वापस नहीं निकाल सकता, अब ये पारुल के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे, अब ये पारुल के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन आप समझिए कि जैसे ही लेटर पोस्ट कर दिया गया, जैसे ही ये लेटर पोस्ट कर दिया तो पारुल के अगेंस्ट ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि ये कॉमन सेंस है, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप खुद सोचो कि आप किसी को कुछ भेज रहे हो कि मुझे ये 50 किलो चीज भिजवा दे। अब उसने लेटर पोस्ट कर दिया तो उसने मन में तो माइंड डेवलप कर लिया ना कि मुझे ये 50 किलो क्या करना है, मैं उस 50 किलो की तैयारी करने लग जाएगा, वो सामान बनाने की तैयारी करने लग जाएगा। ठीक है, इसके अगेंस्ट अब वो पारुल चाहे मना करे चाहे हाँ करे चाहे कुछ भी करे, इसके अगेंस्ट, पारुल के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है। डन, मैं मानती हूँ समझ में आया होगा। अब मोहन के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? आप खुद सोचो, मोहन के अगेंस्ट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जैसे ही ये लेटर पारुल पढ़ ले, पारुल की नॉलेज में आ जाए, मतलब पारुल की, अब जैसे मानो समझो कि पारुल ने कहा 50 किलो गेहूं, मोहन ने लेटर में लिख दिया 50 किलो गेहूं। जैसे ही पारुल ने पढ़ा 50 किलो गेहूं, अब वो तो फ्री हो गई ना, अब किसी और से थोड़ी मांगेगी। तो अब मोहन के अगेंस्ट ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? कंप्लीट मानी जाएगी। तो यदि आप इसको कॉमन सेंस के तरीके से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, लेकिन यदि आप लॉ की इसकी लैंग्वेज में चले जाओगे तो माइंड घूम जाता है कि अब देखो क्या पढ़ा हमने कि एज अगेंस्ट द प्रपोजल,
एज, इसमें अभी हम एक बार इसको छोटा सा यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ लिख लेते हैं इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, एज अगेंस्ट द प्रपोजल, एज अगेंस्ट द प्रपोजल। पारुल के खिलाफ कब कंप्लीट हुई एक्सेप्टेंस? व्हेन लेटर पुट्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, हो ना, लाल डिब्बे में डाल दिया, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, अपन उसकी लॉ की लैंग्वेज देखेंगे, मैं तब लू एज इट बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। अब ये एक्सेप्टर बार बार वो बोलेगा कि डिब्बा खोल मुझे लेटर निकालना है, अब ये लेटर जैसे ही डाल दिया गया तो आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, फ्रॉम द प्रोमिसी, मतलब प्रोमिसी के कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो समझ में आया कि एज अगेंस्ट द प्रपोजल, एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन द लेटर पुट्स इनटू द ट्रांसमिशन, और एज अगेंस्ट द प्रोमिसी, एज अगेंस्ट द प्रोमिसी कब? when the letter या when the communication comes into the knowledge, जैसे ही इसको पता चलेगा कि भाई 50 किलो देने के लिए तैयार है, तो ये एक्सेप्टेंस मोहन के अगेंस्ट कंप्लीट मानी जाएगी, एज अगेंस्ट द प्रोमिसी when लेटर या जो भी कम्युनिकेशन कम्स द नॉलेज ऑफ प्रपोजल। मैं मानती हूँ समझ में आया होगा, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, कंफ्यूजन मतलब सबको समझ में आना चाहिए, कोई भी एक ऐसे स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको समझ में नहीं, पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अब अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे, देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रही थी? जब वो नॉलेज में आ रहा था, किसके? प्रॉमिस, जिसको दिया गया। लेकिन अब एक्सेप्टेंस की कंप्लीशन देख रहे हैं, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो यहाँ पे आप पारुल ध्यान रखो, पारुल के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रहा था? व्हेन द कम्युनिकेशन इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द सेप्टर, जैसे ही एक्सेप्टर की पावर से बाहर चला जाता है, तो ये कम्युनिकेशन प्रपोजल के अगेंस्ट कंप्लीट माना जाता है। अब बात करें मोहन की, मोहन का कब कंप्लीट होता है? जब पारुल ने वो लेटर पढ़ लिया, एज अगेंस्ट द सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, जब वो प्रपोजर की नॉलेज में आ जाता है। देखिए देखिए इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। B accepts a letter, B accepts A's proposal by a letter sent by post, कि B ने, मान लीजिए वही कि A है और B है, B ने एक्सेप्ट किया एक लेटर सेंट बाय अ पोस्ट एज अगेंस्ट ए, कब कब खत्म होगा अगेंस्ट के, मतलब कब कंप्लीट होगा अगेंस्ट के? जब बी ये लेटर पोस्ट कर देगा। तो देखिए एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्टेड एंड एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए, तब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी, तब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। मैं बहुत अच्छे से मैं मानती हूँ। ये सेकंड, ये क्या था? सेक्शन 4 का बी, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन सबको समझ में आया? किसी हिना मैम, अर्चित, अमूलप्रीत जी, अनमोलप्रीत जी, सबको समझ में मैम आया? हाँ, जैसे इसमें लिखा है एज अगेंस्ट द प्रपोजर, तो इस टर्म का ये मतलब है ना कि मतलब जब वो ट्रांसमिशन में डाल देगा तो तब प्रपोजल, जो प्रपोजर है बाउंड हो वो जाएगा, चेंज नहीं कर सकता ये डिसीजन अपना। बाउंड हो जाएगा, हाँ ये बाउंड हो ओके। जाएगा। ओके। एक्सेप्टेंस, अब इसने, अब जैसे उसने लेटर डाला तो वो तो खुश हो गया कि मुझे इसको 50 रुपए 50 किलो गेहूं देनी है, उसने तैयारी कर दी हुई है, मान लीजिए बीज भी डाल। अब मतलब ये बाउंड है, एक्सेप्टेंस से बाउंड हो जाएगा, और जैसे ही वो पढ़ लेगा तो वो एक्सेप्टेंस से बाउंड हो जाएगा। डन, मैं मानती हूँ, ओके। मतलब इजी था, इजी नहीं है, हाँ जी। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप इसको इलस्ट्रेशन से समझोगे तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और देख लेते हैं, ठीक है, सिमिलर ही है कि इसने बी ने, रिवोकेशन का देखते हैं थोड़ा सा, चलो रिवोकेशन का अपन कल मतलब मंडे क्लास में देखेंगे, और कुछ देख लेते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेते हैं चलिए। रिवोकेशन पढ़ना है, इसके इसमें कुछ देखते हैं, रुकिए। चलिए ठीक है, इसके इसके पहले हम ये क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो 4 का सी है वो थोड़ा सा, जो 4 का सी है वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और वो अच्छे से आराम से आधा घंटा ले सकता है, तो अब इतना पास अपने पास में टाइम नहीं है, तो अपन
ये पढ़ते हैं, काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर। आपके सामने पूछा जाएगा कि डिफरेंस क्या है, काउंटर ऑफर क्या होता है और क्रॉस ऑफर क्या होता है। तो समझो, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, मतलब मैंने आपको ऑफर दिया और आपने मुझे ऑफर दिया, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, तो ये होता है क्रॉस ऑफर। साफ 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 दिख रहा है कि पारुल ने, मान लीजिए, हिना को ऑफर दिया और हिना ने पारुल को ऑफर दिया, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑफर के बारे में इग्नोरेंस है, मतलब दोनों को नहीं पता। इसे क्या कहा जाता है, क्रॉस ऑफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रॉस ऑफर कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं 50 किलो गेहूं, मैं हिना तुमसे 50 किलो गेहूं 100 रुपए पर केजी खरीदना चाहती हूँ, और हिना उधर से लिख रही है कि मैं तुम्हें 50 किलो गेहूं 90 रुपए पर केजी बेचना चाहती हूँ। हम दोनों को एक दूसरे के ऑफर के बारे में नहीं पता है। क्या पता है, नहीं पता है, तो इसे क्या कहा जाता है, क्रॉस ऑफर। क्या कहा जाता है, क्रॉस ऑफर। आज ये देखते हैं, when two parties exchange identical offers, similar offer दे रहे हैं एक दूसरे को, when two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, the offer is called cross offer. क्या कहा जाता है, क्रॉस ऑफर कहा जाता है। टू क्रॉस ऑफर डज नॉट कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों नहीं कंक्लूड करता, क्योंकि वो बोल रही है 90 रुपए, वो बोल रही 100 रुपए। ठीक है, एक दूसरे का क्रॉस ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है कि अब दोनों में से किसका एक्सेप्टेंस होगा। ठीक है, सिर्फ ऑफर दिया गया है, कभी भी कंक्लूड होगा ही नहीं क्रॉस ऑफर कॉन्ट्रैक्ट में। तो दे मे बी मेड बाय सेम पार्टी, इतना अपन को याद करने की जरूरत नहीं। इलस्ट्रेशन देख लो, ए ऑफर्स बाय वेंडर टू सेल 100 tons of steel at rupees 1000 per ton on the same day. B also writes to A offering to buy 100 tons of steel as the 100, मतलब 1000 per ton। ठीक है, हो सकता है इसने 900 दिया हो सकता है इसने 1000 दिया, लेकिन दोनों एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के ऑफर के बारे में नहीं जानते, नहीं जानते, तो इसे क्या कहा जाता है, क्रॉस ऑफर कहा जाता है। अब दूसरा, काउंटर ऑफर। नाम से ही पता चल रहा है, काउंटर ऑफर। मैंने कहा कि ना, मैं आपसे 200 किलो गेहूं, या मैंने कुछ भी कहा, मैंने कहा कि मैं आपसे 200 किलो गेहूं 100 रुपए में खरीदना चाहती हूँ। हीरा बोल रही है कि नहीं, 110। तो ये क्या है, काउंटर ऑफर। हम दोनों एक दूसरे के ऑफर के बारे में जानते थे क्या, एक बार सब हैंड रेस करो। ऊपर वाले में कोई एक दूसरे के ऑफर के बारे में नहीं जानता है, लेकिन हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे के ऑफर के बारे में जानते हैं। और क्या कर रहे हैं, काउंटर में ऑफर, कि तुम क्या 100 बोल रहे हो, तुम क्या 100 बोल रहे हो, मुझे 110 चाहिए। या वो जैसे ये ना बोली कि मैं 110 में दूंगी, तो मैं बोलूंगी यार प्लीज 100 में दे दो। तो मैंने क्या करा, काउंटर ऑफर हुआ क्या। तो देखिए, यहाँ पे आप इलस्ट्रेशन देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। offered offered to sell his pen to B at rupees 1000. B replied, I am ready to pay 950. ठीक है, on his refusal to sell the price, B agreed to pay 1000. There was not, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़े से डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि उस ए ने कहा 1000 रुपए में बेचना, बी ने कहा 950 में बेचूंगा। तो ए ने मना कर दिया, कौन, वही जो आपका ऑफर था वो वहीं खत्म हो चुका है, वहीं खत्म हो चुका है, क्योंकि काउंटर, आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। तो एक बार ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ध्यान से सुनो। इस इलस्ट्रेशन को आपको समझना पड़ेगा। ए ने कहा कि मुझे क्या करना है, आपको ये पेन 1000 रुपए में देना है। बी ने कहा मैं तो 950 दूंगा। तो ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, समझिए। अब यहाँ पे जैसे ही बी बोल रहा है कि 950, अब ए देने से मना कर देता है, ए देने से मना कर देता है। अब ये बी बोलता है कि मैं 1000 रुपए में लेने के लिए तैयार हूं। अब ये नई चीज स्टार्ट हुई है, ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म हो गया। एक बार इस चीज के लिए हैंड रेस कर दीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100%। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब तो 1000 रुपए में देने के लिए तैयार हो गया ना, तो ये चीज अब यही खत्म हो गई। जैसे ही इसने 950 बोला, आपका ऑफर एक्सेप्ट हुआ ही नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो डेवलप हुआ ही नहीं। तो ये इलस्ट्रेशन यही बताता है। देखो, यही कुछ लिखा हुआ है कि उसने 1000 बोला, बी ने बोला 950, ए बोलता है नहीं दूंगा, बी ने बोला 1000, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस 950 पे हुई थी, काउंटर ऑफर दे दिया था, रिजेक्शन ऑफ ऑफर हो गया था। तो a subsequent acceptance to pay 1000 rupees is a fresh offer from B to which A was not bound to give his acceptance। कि अब समझना, ए अब जरूर, ए जैसे इसने बोला 1000, बिल्कुल ध्यान से सुनो, इसने बोला 950,
ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, खत्म। बी बोल रहा है कि ले मैं 1000 देने के लिए तैयार हूँ। अब ए मना कर सकता है, समझिए, क्योंकि ये बी का ऑफर है, बी का ऑफर है, अब बी का फ्रेश ऑफर है। अब ए बाउंड नहीं है 1000 रुपए पे बेचने के लिए। मैं मानती हूँ ये समझ में आ गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट में अगेन दिखने में ऐसा लगता है छोटा सब्जेक्ट, लेकिन जब आप उसकी डिटेलिंग में जाओगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या ए बाउंड है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या ए बाउंड है उस 1000 रुपए देने के लिए, तो जी नहीं, बी ने एक फ्रेश ऑफर दिया है। क्या दिया है? फ्रेश। ठीक है, बाकी क्लास जिसको भी समझ में आए तो आप मुझे मतलब 1600 इसकी फीस है, आप आराम से पे कर दीजिएगा और क्लास को कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज 2 दिन की डेमो क्लास अच्छे से मुझे ऐसा लगता है मैंने काफी अच्छे से समझाया। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक मेरा यू नंबर मैम। है 7662110 4। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।